नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, नीतीश कुमार दिल्ली में ही हैं और जेडीयू की नेशनल एग्जीक्यूटिव की आज बैठक हुई है, राष्ट्रीय कार्य समिति की। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है और नीतीश कुमार जिस तरीके से फैसले कर रहे हैं, जिन बातों पर अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वे दूर की कौड़ी खेलने में लग गए हैं। देखिए किस तरीके से जब चुनाव के नतीजे आए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को शामिल कराने की बारी आई, तो ललन सिंह को चुना गया कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए। चूंकि जेडीयू की पहचान अति पिछड़ी जातियों की पार्टी के रूप में है, तो उसके सबसे बड़े चेहरे के रूप में रामनाथ ठाकुर को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री के रूप में शामिल कराया गया। फिर देखिए कुशवाहा राजनीति साधने में नीतीश कुमार लगे, जो टूट फूट दिखाई पड़ रही थी। विधान परिषद में जो एक सीट रिक्ति है, रामबली सिंह चंद्रवंशी के सदस्यता जाने के कारण वहां भगवान सिंह कुशवाहा को भेजा जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा को भी ला रहे हैं। लोकसभा में संसदीय दल का नेता दिलकेश्वर कामत को बनाया गया। कितना बोलते हैं मुझे पता नहीं, आपको भी शायद पता हो न हो, मुझे नहीं पता। वहां और भी कई सीनियर्स थे, दिनेश चंद्र यादव थे, दूसरे लोग थे, लेकिन मौका दिया गया संदेशा की अति पिछड़ी जाति। और फिर देखिए अब संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। यह कहा गया कि एनडीए के साथ, एनडीए में हम हैं और बीजेपी के साथ रिश्ता अटूट है। यह हम और आप सभी जानते हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच जो ब्रिज है, उसके निर्माता कौन है? वह संजय झा है। और देखिए नीतीश कुमार की सेहत को लेकर जो चर्चाएं 4 जून के पहले तक हो रही थी, पिछले दिनों मुझे बीजेपी के एक नेता मिले थे जो चुनाव प्रचार में लगातार नीतीश कुमार के साथ थे, रोज बैठकें होती थी। तो वे कह रहे थे कि देखिए 4 जून के पहले नीतीश कुमार सच में, उनकी सेहत जो है ना, वह ठीक नहीं दिखती थी। लगता था कि लगातार सेहत खराब होती जा रही है। पर 4 जून के नतीजे के बाद वे ऐसे दिख रहे हैं कि पूछिए मत। पता नहीं इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति कहां से आ गई। वे डिक्टेट करने की भूमिका में आ गए। तो ये जो पावर की शक्ति है, जो विटामिन है, पीवी नरसिम्हा राव को जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेनी थी तब किस अवस्था में थे, हमें और आपको याद है। तो नीतीश कुमार दूर की कौड़ी खेल रहे हैं कि बीजेपी को अपनी राजनीति जो करनी है कीजिए, हम अपनी बुनियाद, अपना विस्तार उसे नहीं छोड़ने वाले। और यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि 2025 का चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो संजय झा का कार्यकारी अध्यक्ष बनना, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो फैसले हुए हैं, उन पर आपकी राय क्या? देखिए, आपने कई बातें बताई ज्ञानेश्वर जी। हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। जो आपने कहा कि बीजेपी अपनी जो राजनीति करती है वो करे, जेडीयू अपनी राजनीति स्वतंत्र रूप से करेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पूरी चर्चा में। हमको लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण बात रहने वाली है। जेडीयू बीजेपी की पॉलिटिक्स में ये सबसे अहम बात है। देखिए, दोनों पार्टियां अपनी अपनी राजनीति स्वतंत्र रूप से भी कर रही है। ये ऐसा नहीं हुआ है, इनका मर्जर नहीं हुआ है, मर्ज नहीं हुआ है। ये अलायंस पार्टनर्स हैं और ये दोनों अलायंस पार्टनर किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है कि किसी भी समय अगर फॉल आउट होता है, दोनों अगर अलग अलग होते हैं, तो उस समय ये न रहे कि हमने तो वो राजनीति नहीं साधी है या हमने ये राजनीति छोड़ दी थी। एक दूसरे के पूरक के तौर पर राजनीति नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत मार्के की बात है जिसको पकड़ने की जरूरत है ज्ञानेश्वर जी। अगर दोनों मिल करके पॉलिटिक्स कर रहे होते, एक यूनिट की तरह अगर दोनों पॉलिटिक्स कर रहे होते, तो जैसे ही एक भूमिहार केंद्रीय मंत्री का नाम आया बीजेपी की तरफ से, वैसे ही जेडीयू की तरफ से दूसरा नाम नहीं जाना चाहिए था। बिल्कुल, अगर एक यूनिट की तरह काम कर रहे होते तो एक कैबिनेट मिनिस्टर बनता भूमिहार जाति से, दोनों मिला करके ज्यादा से ज्यादा एक राज्य मंत्री दूसरा कोई बनवा देता, फिर किसी और जाति को एडजस्ट किया जाता। लेकिन दोनों जातियों ने अपने, और जब आप किसी राजपूत को नहीं बना रहे थे, बिल्कुल नहीं, वो वही, अगर आप नहीं बना रहे थे, फिर आपने 2 बना दिए, कैबिनेट मिनिस्टर बना दिए 2-2,
तो इसका मतलब कि दोनों की अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स है जी कि हम अलग अलग उसी पॉलिटिक्स में, उसी की कड़ी में ये नियुक्ति है संजय झा की। संजय झा की। वहां भी अपनी पॉलिटिक्स नीतीश कुमार को स्वतंत्र रूप से करनी है। उसी पॉलिटिक्स की एक कड़ी है कि एक अत्यंत पिछड़ा मंत्री बनाना है, एक अत्यंत पिछड़ा नेता को लोकसभा में नेता बनाना है। जी देखिए, ललन सिंह भी नेता रह सकते थे, इसमें कोई ये एक पद और ये एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत यहाँ नहीं लागू होता है। जो नेता है, मंत्री है, जो आपका सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री है, वो सदन का नेता आमतौर पर होता है। जैसे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, तो वो सदन में नेता है बीजेपी के। या जो जेपी नड्डा है, अभी केंद्रीय मंत्री हैं और राज्यसभा में नेता बनाए गए हैं। तो मंत्री रहते हुए सदन में नेता रहा जाता है, ये परिपाटी रही है। लेकिन अब नीतीश कुमार ने एक बदलाव कर दिया कि ललन सिंह मंत्री रहेंगे और नेता नहीं रहेंगे। नेता दिलकेश्वर कामत होंगे और वो अगली पंक्ति में बैठेंगे। अब सोचिए, प्रेस गैलरी में बैठे हुए हर व्यक्ति को पहचान करवाना होगा कि ये जो बगल में बैठे हुए ललन सिंह के, ये दिलकेश्वर कामत जी हैं, ये सुपौल से एमपी होते हैं और यही सदन में नेता है 12 सांसदों के। तो ये एक पहचान, हालांकि उस पहचान की उनको जरूरत नहीं है, उनको इसी बात से संतोष है कि नीतीश कुमार पहचानते हैं और उनको वो टिकट दे देते हैं या नेता बना देते हैं और जिता भी देते हैं अपने वोट से। तो वो मतलब नहीं है, लेकिन एक बड़े समाज को मैसेज जाता है कि उसके समाज के व्यक्ति को नीतीश कुमार ने इतना महत्व दिया। तो ये इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स है। और ये इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स इसलिए है ज्ञानेश्वर जी कि देखिए, बीजेपी भी इसी तरह की पॉलिटिक्स करती है। लौकुश के नेता नीतीश कुमार हैं, तो बीजेपी इस भरोसे नहीं बैठी है। बीजेपी ने अपना चेहरा आगे किया हुआ है। सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री भी बनाया है और प्रदेश अध्यक्ष भी बना के रखा हुआ है कि लौकुश भले नेता नीतीश कुमार है, लेकिन कभी जरूरत हुआ, कभी फॉल आउट हुआ तो हमारे जो है, हमारा नेता अपने पास है। इसी तरह से अत्यंत पिछड़ा में सहनी चेहरा आगे करना था, सहनी पॉलिटिक्स करनी थी, तो बीजेपी ने अपना चेहरा आगे किया। वहां हरी सहनी को उनको आगे किया, चौधरी निषाद को उन्होंने केंद्र में मंत्री बनाया बीजेपी ने। तो बीजेपी ने अपनी पॉलिटिक्स वहां भी की है। इसके पहले भी आप देखिए, जब रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद को बनाया गया था, तो अपना पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा की पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही थी। तो बीजेपी अपनी पॉलिटिक्स कर रही है, लौकुश की पॉलिटिक्स भी कर रही है, अत्यंत पिछड़ा की भी पॉलिटिक्स कर रही है, और 10 सवर्ण को लोकसभा में टिकट देकर के भी अपनी पॉलिटिक्स की बीजेपी ने। बिल्कुल। तो इसलिए नीतीश कुमार भी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि लौकुश की पॉलिटिक्स होगी, हमारी सवर्ण की भी पॉलिटिक्स होगी और अत्यंत पिछड़ा की भी पॉलिटिक्स होगी। जो वोट का उनका पूरा कोर वोट है, जो आधार है, जो समीकरण है, जो उन्होंने बना रखा है, बड़ा बहुत कायदे से, और बड़ी 30 साल का समय लगा है इस समीकरण को बनाने में और साधने में। तो नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि उसमें कहीं कमजोरी दिखे, ढिलाई दिखे, या ये दिखे कि किसी एक वोट के लिए वो सहयोगी पार्टी पर आश्रित है। ये नहीं दिखना चाहिए कि फॉरवर्ड की पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है। ये मैसेज जा रहा था, क्योंकि 10 कैंडिडेट लड़े थे बीजेपी के और अपेक्षाकृत नीतीश कुमार की तरफ से बहुत कम कैंडिडेट लड़े थे फॉरवर्ड के। तो एक लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे हैं, कि फॉरवर्ड की पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है और अत्यंत पिछड़ा की पॉलिटिक्स नीतीश कुमार कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार ने उसका बैलेंस कर दिया कि अत्यंत पिछड़ा की भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और फॉरवर्ड की भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ललन सिंह को कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया और संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। तो फॉरवर्ड का ये दो। एक बात तो और हो गई ना अजीत जी, कि देखिए, जितने पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस हो रहे थे चुनाव के पहले या चुनाव के दरमियान, कि लोकसभा चुनाव के बाद जेडीयू खत्म, नीतीश कुमार खत्म, बीजेपी अधिक सीटें जीतेगी, नीतीश कुमार कुर्सी से हटाए जाएंगे, बीजेपी का राज आ जाएगा। तो नीतीश कुमार के तेवर जिस तरीके से बदले हैं और जो नई ऊर्जा का संचार हुआ है, और उन्हें यह विश्वास हो गया, अब तो देश के सारे पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं कि बिहार में महिलाओं का मत सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को मिलता है। मैं पिछले दिनों जीविका दीदी के एक समूह से बात कर रहा था। उनका कहना था कि देखिए, जीविका दीदी ने गांव की महिलाओं को इतनी बड़ी ताकत दी है, जो नीतीश कुमार बार बार कहते हैं 10 लाख स्वयं सहायता समूह और 1 करोड़ 31 लाख महिलाएं, कि अब गांव से महाजन प्रथा खत्म हो गया है। यह एक तरीके से भी हम बड़े लोगों की बात करें तो महिलाओं की कमेटी है, जो बिजनेस क्लास में जो घर की महिलाएं होती हैं वो करती है। जब जिनको जरूरत हुई, उन्होंने उस कमेटी से, स्वयं सहायता समूह से पैसा प्राप्त कर लिया। तो नीतीश कुमार खत्म हो गए, यह बात अब कोई नहीं कह सकता है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, तब भी उन्होंने कहा, बिहार के भाजपा नेताओं को साफ तौर पर कहा, नीतीश कुमार ही हैं। नीतीश कुमार को ठीक रखना आप लोगों की जिम्मेवारी है, उनके नेतृत्व में ही काम होगा। बिना नीतीश कुमार अभी कोई कार्य योजना नहीं। लेकिन नीतीश हैं,
अपनी कार्य योजना पर लगातार लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी लगी रहती है, उन्हें पता है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव साधने में लगे रहते हैं। देखिए ये जो आपने कहा कि नीतीश कुमार के खत्म होने की जो जितनी भविष्यवाणियां हो रही थी, हम सब लोगों ने देखा, कितने लोगों को सुना, तमाम बड़े राजनीतिक विश्लेषक जो हैं दिल्ली में और पटना में, जो नीतीश कुमार की राजनीतिक मृत्यु का शिलालेख लिख रहे थे कि अब ये बिल्कुल। उनका समापन हो गया, वो सब लोग कह रहे थे कि 10-12 सीटों पर नीतीश कुमार लड़ेंगे। 12 सीटें तो उन्होंने जीती, लड़े तो 16 सीट पर और 12 जी, जीत गई है, तो उसी दिन तय हो गया कि अब वो सबसे महत्वपूर्ण वो धुरी जो थे वो धुरी बने रहेंगे। तो बिल्कुल। वो तो उसी दिन तय हो गया और उनको भी एहसास हो गया, कहीं ना कहीं वो भी कुछ स्केप्टिकल थे, उनको भी कुछ संशय था कि पता नहीं किस तरह के नतीजे आएंगे या क्या पॉलिटिक्स हो रही है। जब वो उस पॉलिटिक्स में सफल रहे तो फिर एक नई ऊर्जा से उन्होंने आगे की राजनीति शुरू की है। उनको उम्मीद है कि फिर अगली बार हम अपने नाम पर, हम अपने काम पर इलेक्शन को खींच लेंगे, निकाल लेंगे। ये उनका भरोसा जगा है इस लोकसभा चुनाव के कारण। अब देखिए, उनकी जो आपने कहा कि लगे रहते हैं क्योंकि बीजेपी लगी रहती है और लालू तेजस्वी लगे रहते हैं, लगना क्यों जरूरी था नीतीश कुमार के लिए इस लोकसभा चुनाव में? फिर एक बार वो बात हुई है जो हम लोग 10 बार अपनी चर्चा में कर चुके हैं कि अलायंस पार्टनर का परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है, अलायंस पार्टनर को उसका वोट मिल जाता है और नीतीश कुमार का वोट ट्रांसफर हो जाता है, और अलायंस पार्टनर अपना वोट पूरी तरह से नहीं ट्रांसफर करा पाता है नीतीश कुमार। ये इस बार भी देखिए, इस बार का भी वोट परसेंटेज आप देखिए, परफॉर्मेंस देखिए, तो बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी हो गई जेडीयू से। बीजेपी ने 17 सीटें लड़ी और उसको 88 लाख वोट आया है। नीतीश कुमार 16 सीट पर लड़े और उनको 80 लाख वोट आया है। 8 लाख वोट ज्यादा है, एक सीट के लिहाज से 8 लाख वोट ज्यादा है बीजेपी को। परसेंटेज में देखेंगे तो 2.5% वोट ज्यादा आया हुआ है बीजेपी को। एक सीट जो हमने एवरेज निकाला, जो जीतने वाला पक्ष है, मतलब एनडीए की जो 3 पार्टियां हैं, उनके पर कैंडिडेट, प्रति उम्मीदवार 1.25% वोट मिला है, प्रति उम्मीदवार 1.25%, और हारने वालों को प्रति उम्मीदवार 1% वोट मिला है। तो इसके लिहाज से भी आप देखिए, बीजेपी को अगर 2.5% वोट ज्यादा है, इसका मतलब कि जेडीयू के मुकाबले उसको ज्यादा वोट मिला है, परसेंटेज में भी और एब्सोल्यूट नंबर में भी। तो वो इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार का वोट तो बीजेपी को ट्रांसफर हो गया, और बीजेपी की जो लीडरशिप थी, जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि सम्राट चौधरी के बारे में जो भी चर्चा हो रही है, देखिए जेडीयू से बेटर परफॉर्मेंस बीजेपी ने कैसे किया, किसके दम पर किया? वो तो फिर नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी जिसका चेहरा आप दिखा रहे थे उसी दम पर किया होगा। तो बीजेपी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई। ये जब आंकड़ों का विश्लेषण हुआ होगा तो नीतीश कुमार को ये लगा होगा कि हमको अपना वोट जो है, हमारा जो वोट आधार है, उसको किस तरह से हम एकजुट करें और बढ़ाएं। हर बार ये होता है कि जो फॉरवर्ड का वोट बीजेपी का है वो पूरी तरह से नहीं ट्रांसफर होता है नीतीश कुमार को, और खासतौर से उस इलाके में जो तिरहुत का इलाका है, जो हम लोगों का इलाका है, तिरहुत का इलाका है, उस इलाके में बहुत मजबूत आधार है बीजेपी का, और वो वोट पूरी तरह से नीतीश कुमार को ट्रांसफर नहीं होता है। नीतीश कुमार का जो इलाका है, मगध का हो या मिथिला का हो या सीमांचल का इलाका हो, वहां नीतीश कुमार अपना वोट ट्रांसफर करा देते हैं। तो इस बार नीतीश कुमार को लगना इसलिए जरूरी था क्योंकि इस बार भी उन्होंने देखा कि बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी हो गई साथ रहने के और नीतीश कुमार के नाम पर लड़के, तो उन्होंने इस बार तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी। 100% स्ट्राइक रेट भी रहा, और उनके कैंडिडेट को पर कैंडिडेट 1.25% से ज्यादा वोट आया। बिल्कुल। तो ये जो वोट का परसेंटेज है, इसका मतलब नीतीश कुमार सबसे, मतलब एकमात्र ऐसे नेता है जो अपना 100% वोट ट्रांसफर कराते हैं सहयोगियों को, और सहयोगी पूरा नहीं ट्रांसफर कराते हैं। तो इसकी वजह से नीतीश कुमार के लिए ये और जरूरी हो जाता है कि वो अपना वोट समीकरण जो है उसको मजबूत रखे, बना करके रखे। तो इसीलिए उन्होंने ये दो तीन दाव, जिन पर हम लोग पहले जब दिलकेश्वर कामत का हुआ तो हम लोग चर्चा नहीं कर पाए थे। दिलकेश्वर कामत को बनाना और रामनाथ ठाकुर को बनाना अत्यंत पिछड़ा समाज के लिए एक बड़ा मैसेज हो गया। फॉरवर्ड 2 बना दिया आपने, केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर ललन सिंह को और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को। ये देखिए, अब ये इसमें फिर ये सवाल उठेगा कि आखिर राजपूतों की बात करें तो आनंद मोहन को अपने साथ कर चुके हैं, लवली आनंद को सांसद बनाया। यदि नीतीश कुमार न होते तो लवली आनंद कैसे लोकसभा में पहुंचती? बिल्कुल वो नहीं हो रहा था। वो बिल्कुल, अगर हम लोग जिस दिन नीतीश कुमार गए थे शिवहर, हम लोगों ने चर्चा की थी, पूरा काम हम लोगों ने नीतीश कुमार के उस भाषण पर किया था, और वो गेम चेंजर था उस पूरे चुनाव का। वहीं से वोट स्विंग होना शुरू हुआ, इलेक्शन बदलना शुरू हुआ, जब नीतीश कुमार ने इतनी पर्सनल बॉन्डिंग दिखाई कि कैसे 1994 में उन्होंने समर्थन किया था लवली आनंद का जब वो निर्दलीय लड़ रही थी, और कितना पारिवारिक संबंध है उनका। अपने मतदाताओं से अपील की उन्होंने, मुसलमानों से अपील की उन्होंने, सबसे जिस तरह से अपील की वहां, और
उसका असर हुआ, उस दिन से चुनाव बदलना शुरू हुआ। नहीं तो उसके पहले तक आरजेडी को अपर हैंड था और ये सब लोग मान रहे थे कि वैश्य का वोट मिलेगा और बाकी कोर वोट जो एमवाई का समीकरण है, मल्लाह का समीकरण है, वो जिता देगा रितु जायसवाल को। नीतीश कुमार के उस भाषण के बाद वो बदला। नीतीश कुमार अब वो मंत्री अपना जो हम सब लोगों ने देखा कि किस तरह से उनकी लेसी सिंह जा करके बैठी रही सिवान में विजय लक्ष्मी देवी को जिताने के लिए। तो राजपूत जाति का समीकरण भी नीतीश कुमार ने वो इग्नोर नहीं किया है उस बात को। बाकी जिस तरह से बीजेपी कर रही है, बीजेपी के बारे में ये इतने लोग जीते और मंत्री नहीं बनाया गया, वो एक अलग चीज है। लेकिन नीतीश कुमार अपने लेवल पर जो है, जो फॉरवर्ड का वोट हो, अत्यंत पिछड़ा का हो और जो लौकुश का, ये तीनों समीकरण, यही तीन उनका कोर वोट है, लौकुश का, महादलित का और सवर्ण का। वो उन्होंने बहुत कायदे से इस बार साथ किया। संजय झा की जरूरत, देखिए मंत्री नहीं बने थे, लेकिन संजय झा के बारे में सभी लोग कहते हैं कि वो एक ऐसे नेता हैं जो अपने राज्य के लिए केंद्र से काम कराना जानते हैं। और उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया है कि उन्होंने अपने प्रयास से, जब वे केंद्रीय राजनीति में नहीं थे, दिल्ली की राजनीति में नहीं थे, किस तरीके से दरभंगा में एयरपोर्ट लेकर आए। और दरभंगा में जो एम्स का मामला लटका हुआ है, अब यदि संजय झा की ताकत बढ़ी है तो यह भी तय मानिए कि एम्स का मामला भी अब फिट बैठ जाएगा। और नीतीश कुमार ने यह तो कही दिया, मतलब नेशनल स्कूटी में बात हो गई कि हम विशेष आर्थिक पैकेज और विशेष राज्य की मांग छोड़ने नहीं जा रहे। इसलिए जो दूर की कौड़ी है वह भी नीतीश कुमार ने, देखिए एक बात और, कई लोग कह रहे थे कि चुनाव के नतीजे गड़बड़ होंगे, बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाएगी। उन लोगों को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने फिर समझ लिया है। मैं अभी दिल्ली से पटना आ रहा था, अजीत जी एयरपोर्ट पर, मैं सिक्योरिटी होल्ड एरिया में शॉपिंग इलाके में था। एक छोटे से रूपक में देखिए नीतीश कुमार के प्रति लोगों की क्या राय है। तो पता नहीं मेरी क्या इच्छा हुई, नींबू पानी पीने की इच्छा हुई। तो मैं एक दुकान में चला गया, मैंने एक बोतल देखी, 750 ml का बोतल था। तो मुझे लगा कि यह 99 रुपीज की है। तो 99 ठीक था, लेकिन कुछ कंफ्यूजन हुआ। तो हमने सेल्समैन को बुलाया, हमने पूछा ये कितने की है। तो उसने कहा 999 रुपए की है। तो मैंने कहा 999 रुपए का नींबू पानी तो नहीं पीऊंगा। बताइए। हाँ, नींबू पानी नहीं पियेंगे। हालांकि मेरे बेटे ने कहा कि यदि आप खरीद लिए होते और आकर कैमरे के सामने बैठकर पी लिए होते तो 999 रुपया भी वीडियो से निकल जाता। खैर हमने नहीं खरीदा। तो सेल्समैन ने बताया 999 रुपए की कीमत है, वह मुझे पहचान गया। तो पहचानने वाले लोग बिहार के होते हैं। तो हमने पूछा अच्छा भाई, उसने कहा कि अरे सर आप ले लीजिए, आपको क्या फर्क पड़ता है। हमने कहा बिहार के हो क्या? बोला हाँ। हम कहाँ के हो? तो कहा छपरा के हैं। हम क्या अच्छा। और उसने एक सीधा सवाल किया, क्या सर पलटू राम फिर इधर आ सकते हैं? तो हमें यह बात समझ में आ गई कि आरजेडी समर्थक है, मतलब तेजस्वी के साथ आ सकते हैं, तेजस्वी को डिप्टी सीएम बना सकते हैं। हमने कहा कि अरे आप लोगों ने तो रोहिणी आचार्य को चुनाव ही हरवा दिया छपरा में, तो ऐसे कैसे चलेगा? उसने कहा क्या कहें सर, ये जो औरत लोग हैं ना, वह वोट ही नहीं देती है आरजेडी को, वह नीतीश कुमार को वोट दे देती है। हमने पूछा क्यों? कहा कि सर हम लोग, आप लोग चर्चा करते हैं कि शराबबंदी फेल है, यह सही है कि शराब घर घर में पहुंच जा रहा है, लेकिन महिलाओं को लगता है कि शराबबंदी यदि फेल है तब भी शराब की उपलब्धता जो है वह लिमिटेड है, और पति को इतना खौफ है, घर में दूसरे सदस्य हैं उन्हें इतना खौफ है कि पीना भी है तो चुपके से पीना है और आकर दुबक कर सो जाना है। घर में कोई मारपीट नहीं कर सकते, कोई तांडव नहीं कर सकते। तो यह उनके लिए, और फिर रात हो सुबह हो कहीं आ सकते हैं कहीं जा सकते हैं, तो ये गारंटी जो हम लोग बार बार चर्चा करते हैं। तो नीतीश की जो ये यूएसपी है ना, उसे कोई दूसरी पार्टी कैसे, अब तो बीजेपी वाली भी कह रहे हैं कि हम लोग मानते थे कि राशन के कारण महिलाएं वोट दे रही हैं, लेकिन यहां तो मसला दूसरा है। जी जी
हाँ, वो महिलाओं के वोट देने का तो जो एक तो लाभार्थी वर्ग है वो राशन का है या दूसरी जी स्कीम्स का जो फायदा मिला है, तो लाभार्थी तो वोट दे ही रहे हैं। जी लेकिन उसके अलावा ये शराबबंदी ने और घरेलू हिंसा में कमी ने उनको नीतीश कुमार के प्रति उनकी आसक्ति, उनका मोह और बढ़ा दिया है। एटलीस्ट आरजेडी के होते नीतीश कुमार के को कोई चैलेंज नहीं है। महिलाओं का वोट जब तक आरजेडी उनके मुकाबले है, और वो बिल्कुल आप जो बार बार कहते हैं कि गमछा लहराना जब तक जारी है, तब तक बिल्कुल तो महिलाओं का वोट मिलता रहेगा नीतीश कुमार को, जब तक नीतीश कुमार है मांगते रहेंगे। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात आपने उस दिन कही थी, जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, कि जो नाराज थे, शिक्षक नाराज थे जैसे, या जी महिलाओं का एक वर्ग नाराज था, जी उन लोगों ने आरजेडी को वोट नहीं किया है, नोटा को उनका वोट वोट किया। नोटा हो गया है। जी और मतलब नीतीश कुमार से नाराजगी थी, इसके बावजूद ये था कि उनको हरवाने की भावना नहीं थी। हमने हम्म, हिसाब देखा, 8 लाख के करीब नोटा का वोट है, पर जी कॉन्स्टिट्यूएंसी 25,000 के करीब नोटा का वोट पड़ा हुआ है। हम्म, तो ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये इसका मतलब कि उसमें अगर मान लीजिए 2 लाख शिक्षक या 1 लाख शिक्षक नाराज थे, उन्होंने नोटा को वोट कर दिया। तो जी नीतीश कुमार को लोग नाराज भी होते हैं तो उनको हरवाने नहीं जाते, अपनी नाराजगी इस तरह से प्रकट करते हैं, आरजेडी को नहीं देते हैं वो लोग वोट। तो ये तो बिल्कुल नीतीश कुमार का कतई अभी जो अपना उन्होंने ये जो गेम सजाया है, जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे, ये जो गेम सजा रहे हैं, इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें, संजय झा के एस्पेक्ट पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, वो चर्चा की जी जरूरत है उनके नाम पर। हम्म, लेकिन अभी दो काम हुए हैं। एक तो जो हम लोगों ने देखा कि जातीय समीकरण को फिट किया है, सामाजिक समीकरण उन्होंने फिट किया है कि अगली जाति हो, अत्यंत पिछड़ा हो और लौ कुश हो। ये समीकरण वो बता रहे हैं, जैसे भगवान सिंह कुशवाहा को जी ले आए और उपेंद्र कुशवाहा को ले आए, ये दोनों मतलब विधान परिषद में और राज्यसभा में जाए, और जो मंत्री बनाया और नेता बनाया। इसके अलावा इसी के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन भी उन्होंने बनाया है। जो जी क्षेत्रीय समीकरण है, उस हम्म, समीकरण को भी आप देखिए कि उनका जिस इलाके में उनको वोट मिलता है रेगुलर, और जो उनके प्रति समर्थन है, उस इलाके को उन्होंने महत्व दिया, जिसमें एक मिथिलांचल का इलाका है जहां से बिल्कुल संजय झा। जी तो मिथिलांचल का इलाका उन्होंने, सीमांचल का इलाका हो, मिथिलांचल का इलाका हो, मगध का इलाका हो, ये जी हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहा है। तो उनकी ये जिम्मेदारी भी होती है कि इस इलाके का वो ध्यान रखे। तो अत्यंत पिछड़े का ध्यान रखा, सवर्ण का ध्यान रखा, लेकिन कहां से चुना उसको, तो सीमांचल से दिलकेश्वर कामत को लिया जी उन्होंने, मिथिलांचल से संजय झा को लिया, मगध के इलाके से आने वाले ललन सिंह को उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। तो ये एक क्षेत्रीय समीकरण भी साधा उन्होंने। उनके जी पास बहुत लिमिटेड स्कोप है, एक छोटे एक आधे आधी सरकार है उनके पास बिहार में, और केंद्र में सिर्फ 2 मंत्री पद थे। लेकिन इतने में उन्होंने एक ऐसा समीकरण बनाया जिससे सामाजिक भी जो जातियों का जो संतुलन है वो भी बन जाए और क्षेत्रीय संतुलन भी बन जाए। बिल्कुल तो ये एक सीखने की बात है बीजेपी के लिए भी और आरजेडी के लिए भी, कि इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, असंतुलन नहीं होना चाहिए आपके बीच, की आप सारी चीजें एक ही व्यक्ति को देते जा रहे हैं। जी तो ये संतुलन बनाने का काम नीतीश कुमार ने कर दिया। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सबको पता है, वो मुख्यमंत्री भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। तो लव कुश का समीकरण उनका सद गया, वो किसी के भरोसे इस पर नहीं है। लव का समीकरण, कुश का समीकरण उपेंद्र कुशवाहा भगवान सिंह कुशवाहा हो जाएंगे, सवर्ण का समीकरण ललन सिंह संजय झा हो जाएंगे, महादलित का समीकरण रामनाथ ठाकुर और दिलकेश्वर कामत हो गए, और राजपूत में हम लोग आनंद मोहन की तो बात कर रहे थे, बार बार हम लोग हरिवंश जी को भूल जाते हैं। जी हरिवंश जी भी उसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और राज्यसभा के उपसभापति हैं। तो वो जेडीयू के ही हैं और एक बड़ा अहम पद दिया हुआ है, वो बहुत सम्मानित पद होता है जी उपसभापति का। राज्यसभा उनका बिल्कुल का दर्जा मिला हुआ है, उनका एक सम्मानित पद है। हरिवंश जी का लगातार दूसरी बार राज्यसभा में गए हैं। तो किसी भी जो अपना कोर वोट का जो आधार बनाया है नीतीश कुमार ने, उसमें कोई नहीं कह सकता है कि किसी की अनदेखी की है उन्होंने या जी किसी की उपेक्षा हुई है, किसी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला है। ये नीतीश कुमार ने अभी इस बार जो बचा खुचा था वो अभी पूरा कर दिया इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी से। अब इसके आगे इसके आधार पर वो चुनाव का समीकरण बिल्ड करेंगे। बिल्कुल संगठन का काम हो गया, लोकसभा राज्यसभा का काम हो गया, अब विधानसभा चुनाव का समीकरण बनाना है इस सामाजिक जो उन्होंने संतुलन बनाया है उसके आधार पर। अब उसके बाद हम लोग अब फिर जरा संजय झा की आपने बात छेड़ दी थी कि नहीं, उन्होंने, संजय झा के पहले एक बात और कर लें अजीत जी। देखिए, नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, मुख्यमंत्री भी है, और हमने कहा कि देखिए 4 जून के बाद वे ज्यादा सशक्त दिखाई पड़ रहे हैं, कठोर फैसले भी कर रहे हैं, जिनसे नाराजगी है उनको स्पष्ट संदेशा भी दे रहे हैं। अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी एलजेपी की प्रत्याशी हुई, एनडीए की प्रत्याशी हुई समस्तीपुर से। बिहार सरकार के ही मंत्री महेश्वर हजारी ने अपने बेटे को शामिल करा दिया कांग्रेस में और सनी हजारी को प्रत्याशी बनवा दिया। सनी हजारी चुनाव हार गए।
रात के अंधेरे में महेश्वर हजारी चुनाव प्रचार करते थे, दिन में बैठे रहते थे। अब देखिए, जब फैसला आ गया, नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी कैसे जाहिर की। जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में रोस्टर ड्यूटी है जन सुनवाई की, और इसमें मंत्रियों की ड्यूटी लगती है। तमाम मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई कि किस दिन किस मंत्री को बैठना है और जनता की बात सुननी है, लेकिन उस सूची से महेश्वर हजारी का नाम गायब था। तो नीतीश कुमार अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दे रहे हैं कि देखिए, आपने जो किया वो ठीक नहीं किया। और फिर आपने अभी देखा ही कि किस तरीके से फिर अशोक चौधरी और विजय सिन्हा का मिलन कराया नीतीश कुमार ने, ललाट मिलन जो हम लोग कहते हैं। अब इसे लेकर अनयूजुअल बिहेवियर की बात होगी, लेकिन बिहेवियर में जो अनयूजुअल हो, लेकिन फैसले तो नीतीश कुमार ले रहे हैं। अजीत जी, देखिए, वो तो कई बार ऐसा होता है कि आप बॉडी लैंग्वेज से भी मैसेज कन्वे करते हैं, तो नीतीश कुमार कई बार इस तरह के बॉडी लैंग्वेज से, इस तरह से फिजिकल एक्टिविटीज से भी मैसेज अपना डिलीवर करते हैं। और ये जो नाराजगी और वो जाहिर करने का है, ये इतना जरूरी काम था ज्ञानेश्वर जी। हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि पार्टी के भीतर बहुत इंडिसिप्लिन हो गया है, फ्री फॉर ऑल हो गया है। जिसको जो मन हो रहा है वो उस तरह से आचरण कर रहा है, जिसको जो मन हो रहा है उस तरह से बयान दे रहा है। महेश्वर हजारी के संदर्भ में ही हम लोग बात कर रहे थे, ये जब उस समय ये बात हुई थी। तो ये इंडिसिप्लिन टॉलरेट नहीं करेंगे, ये भी एक मैसेज देना था नीतीश कुमार। बिल्कुल, किसी का की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी, आपको पार्टी लाइन के हिसाब से चलना होगा, ये मैसेज कन्वे करना था। और ये पूरे अक्रॉस द पार्टी लाइन गया है, मतलब टॉप टू बॉटम उन्होंने पूरे रैंक एंड फाइल में पार्टी को एक मैसेज दिया है कि किसी का इंडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं होगा, कोई फालतू की बयानबाजी नहीं होगी, कोई फालतू की राजनीति नहीं होगी पार्टी लाइन से अलग हटके। ये नीतीश कुमार ने कर दिया है। और जैसे ये मैसेज जाता है, देखिए हम तो जानते हैं, आप तो और नजदीक से जानते हैं कि नीतीश कुमार की पूरी पार्टी, सारे नेता नीतीश कुमार के ऊपर निर्भर हैं। स्वतंत्र अस्तित्व वाले वहां गिने चुने ही नेता हैं। तो उन सब लोगों को नीतीश कुमार की नाराजगी की बड़ी चिंता होती है। सबको पता है कि अगर नीतीश कुमार का हाथ सर से हट गया तो फिर एमएलए एमपी बनना तो बहुत दूर की बात है, आप कहीं के नहीं रह जाएंगे पॉलिटिक्स में, स्टेट की पॉलिटिक्स। बिल्कुल जी। जो अच्छा, वो स्थिति दूसरे कई कारणों से भी है। एक कारण तो यह है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, तो आपको बीजेपी में एडजस्ट नहीं होने देंगे। और अगर कभी आरजेडी के साथ चलेगा और वहां पे एडजस्ट है, तो वहां से भी आपकी छुट्टी करा देंगे, वहां भी आपको पैदल करा देंगे। मतलब जेडीयू को तो छोड़िए, तीनों पार्टियों में किसी नेता का भविष्य नीतीश कुमार की कृपा पर निर्भर होता है। वो किसी भी पार्टी में आप चले जाइए, वहां आपका नुकसान कर सकते हैं अगर वो सोच लें, अगर आप वो नाराज हो गए तो इस वजह से नीतीश कुमार को, लेकिन अभी ये लगने लगा था कि अब नीतीश कुमार तो फैसले कर नहीं रहे हैं, नीतीश कुमार शिथिल हो गए हैं, उनकी शारीरिक क्षमता लगातार मेहनत करने की कम होती जा रही है। वो उदाहरण है अजीत जी कि जितने बड़े तोप रहे आसिफ सिंह, भले ही पुनः वापसी हो जाए, यदि नीतीश कुमार ने नहीं चाहा तो बीजेपी ने उन्हें कहां दम कर दिया। बिल्कुल किसी ने कुछ नहीं मिला, उनको कुछ भी नहीं मिला। आरजेडी में भी जितने लोग नीतीश कुमार के विरोधी थे, सुधाकर सिंह बहुत बोल रहे थे, क्या स्थिति हो गई थी जब एनडीए में गए नीतीश कुमार, तभी उन्हें लोकसभा का टिकट मिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि यदि आप आरजेडी में हैं चाहे बीजेपी में हैं, नीतीश कुमार कब आ जाएंगे तो फिर आपकी नियति क्या होगी यह पता नहीं है। हाँ, वही इसलिए सब आदमी नीतीश कुमार की नाराजगी की बड़ी चिंता करता है कि नीतीश कुमार नहीं नाराज हो जाए। लेकिन अब सब लोगों का भय खत्म हो गया था, हिम्मत थोड़ी खुल गई थी कि लग रहा था कि नीतीश कुमार अब शिथिल हो गए। लेकिन 4 जून के बाद जो नीतीश कुमार की सक्रियता बढ़ी है, उससे फिर एक मैसेज चला गया है पूरे रैंक एंड फाइल में कि कोई मैसअप नहीं करना है। तो ये एक अच्छा उन्होंने मैसेज दे दिया है। और देखिए, आरजेडी के एक और बहुत ताकतवर एमएलसी की सदस्यता खत्म कराई जा सकती है, यह चर्चा चल रही है, क्योंकि उनके खिलाफ मामला है। और नीतीश कुमार ने विधान परिषद के भीतर कहा था, जिस दिन नजर गड़ा देंगे ना, बर्बाद हो जाइएगा। तो वह परिस्थिति भी बनती हुई दिखाई पड़ रही है। तो हम लोग खैर संजय झा की बात कर लें जी। हाँ, तो जैसे संजय झा के साथ वो एक बड़े स्पेशल, उनके साथ हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि ये खूबी है उनके साथ कि वो दिल्ली में सरकार से काम कराना, ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करना, ये सब चीजें वो बहुत जानते हैं, बहुत कायदे से जानते हैं। चूंकि उनको लगभग 2.5 दशक से ज्यादा का अनुभव हो गया, जब वो राजीव प्रताप रूडी के साथ थे और तब से वो सरकार की गतिविधियां देख रहे थे। और बीजेपी के साथ उन्होंने बड़े अच्छे संबंध विकसित किए थे तमाम नेताओं के साथ। तो वो अगर उनका महत्व बढ़ता है, अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते ज्यादातर कामकाज तो वही करेंगे, डिसीजन भले नीतीश कुमार के नाम से होंगे, लेकिन अब वो फैसलों में उनकी बड़ी भूमिका हो गई। निर्भरता एक तरह से नीतीश कुमार की निर्भरता उनके ऊपर पहले से बननी शुरू हो गई है।
अब वो और ज्यादा वो हो जाएगी उनके ऊपर। तो जैसे वो अपने यहाँ एयरपोर्ट ले गए, दरभंगा में एयरपोर्ट बना, अब उसकी स्थिति है अभी ट्रैफिक नहीं बन रहा है या कई और तरह की समस्याएं हैं, लेकिन वो ले तो गए वहां, उन्होंने शुरू तो करा दिया उसको। तो अब एम्स की बात आपने कही, नहीं किया था अजीत जी, बेईमानी कर रहे हैं एयरलाइंस वाले, इसलिए वहां कुछ वही स्थिति वही वही गड़बड़ कह रहे हैं है। कि एयरलाइंस वाले समझ रहे हैं कि बिहार के लोग कैटल क्लास के लोग हैं, तो हम्म, उस हिसाब से लोग ट्रीट कर रहे हैं, ऐसे जी करते हैं लोग बिहार झारखंड को। आप देखिए एयरलाइंस जो आती है, एयरलाइंस, हम अभी रांची से लौट रहे थे या रांची हम गए अभी उस दिन या पटना आए, हमेशा सबसे दूर टर्मिनल पर जो सबसे दूर एयर ब्रिज बिल्कुल होता है वहां बिहार जी। झारखंड की फ्लाइट लगती है, वहां उसको प्लेन लगाया जाता है, वहां तक आप पैदल घसीटते जाइए और आइए। और 58 नंबर, बाकी 60 नंबर, 62 58 नंबर। नंबर, 57 नंबर, 52 नंबर, 62 नंबर पर, जी 67 नंबर जी तक पर। जी और बगल में देखिए यहाँ से जहां से शुरू होता है वहां सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, मुंबई के जहाज लगे होते हैं। तो बिल्कुल ये तो है, वो एयरलाइंस वाले ट्रीट करते हैं बिहार झारखंड के जी। लोगों को कैटल क्लास की तरह। इस हम्म, पर भी ध्यान देना चाहिए है तमाम मंत्रियों को भी और संजय झा को भी, कि ये देखें कि जो सम्मान के, जिस सम्मान के हकदार हैं हम लोग बिहार के लोग, वो मिले, हर जगह मिले। बिल्कुल तो वो अब काम कराने की उनकी जो क्षमता है उससे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, अगर उनकी मदद ली जाए, राज्य सरकार अगर उनकी जी। मदद ले, राज्य हम्म, सरकार के मंत्री अगर उनके पास जाएं और अपने ये बताएं, अपनी योजनाओं की जानकारी दें कि ये योजना है जिसमें 60% या 70% पैसा केंद्र से मिलना है, वो पैसा यहां से रिलीज कराएं, फंड बढ़वाएं। जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का जो प्रस्ताव आज पास हुआ है, उस प्रस्ताव पर लॉबिंग करें। यहाँ भारत सरकार के साथ जो बिल्कुल लाइजनिंग करनी है, जो लॉबिंग करनी है, अगर वो करते हैं संजय झा विशेष राज्य के दर्जे के लिए या विशेष वित्तीय पैकेज के लिए, जी। तो ये एक आरक्षण बड़ी वाला बड़ा मसला काम। भी, आरक्षण वाला मसला भी है, बड़ा मसला है, जिस पर यह फैसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हाँ, आरक्षण का मसला है, उस पर सरकार के साथ भी सहमति बने कि सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, अगर वहां से नहीं मिले रिलीफ, रिलीफ मिल जाए कोई बात नहीं है, नहीं मिले तो जी नवी अनुसूची में डाला जाए। सारी जी पार्टियों के साथ एक आम सहमति से उस आरक्षण के विधेयक को फिर से विधानसभा में पेश करके उसका कानून पास कराएं और उसको नवी अनुसूची में डाल दिया जाए। तो ये बिल्कुल 3-4 बड़े काम है, विशेष राज्य के दर्जे का काम है, विशेष आर्थिक वित्तीय पैकेज का काम है, आरक्षण का काम है, और बाकी जो मंत्रालय है सरकार में होने का, डबल इंजन की सरकार में होने का जो फायदा होना चाहिए जी। वो फायदा लेने का काम है। तो ये काम सारे संजय झा के जरिए हो सकते हैं। अगर हम्म, वो संगठन पर भी हालांकि उनको ध्यान देना होगा, कितना समय निकाल पाएंगे सरकार के साथ काम करने के लिए वो देखने की बात होगी, क्योंकि अभी विधानसभा का चुनाव है और संगठन पर भी उनको काम करना है। लेकिन उसमें समय निकाल करके अगर वो करते हैं, वो कर सकते हैं, वो सक्षम है, उनके संबंध अच्छे हैं। दिल्ली की मीडिया में भी अगर वो चाहें कि कोई परसेप्शन क्रिएट करना है, कोई नैरेटिव क्रिएट करना है, कुछ बिल्कुल खबरें लगवानी है, तो वो भी कर सकते हैं। तमाम जी संपादक अंग्रेजी हिंदी के उनके दोस्त हैं, उनको जानने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने काफी समय मीडिया का काम भी संभाला हुआ है, और ब्यूरोक्रेसी में भी सब लोग जानते हैं, और बीजेपी की और तरफ तो सब लोग जानते ही हैं। पार्टी के भीतर भी इतने मीठे हैं कि न ललन सिंह को आपत्ति है, न अशोक चौधरी को आपत्ति है, न विजय चौधरी को आपत्ति है। बहुत ही मीठे हैं। जब काटना भी हाँ होता है तो मिठाई की तरह काट देते हैं किसी को। हाँ, वो तो उतनी होशियारी से कर लेंगे कि आप सामने से जी कोई उन पर ब्लेम नहीं कर सकता है, सामने से कोई बिल्कुल आरोप नहीं लगा सकता है। हम्म, और वो थ्रेट नहीं है किसी के लिए, अभी के समय की हाँ पॉलिटिक्स में किसी के लिए थ्रेट नहीं है, कहीं रास्ता नहीं कट रहा है अशोक चौधरी का या विजय चौधरी का या ललन सिंह का। जब रास्ता जी कटेगा, कोई टकराव की स्थिति आएगी, जब हितों का टकराव होगा, जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, तो फिर उस जी समय क्या स्थिति होगी वो अलग बात है। लेकिन अभी तो सबको मिल करके विधानसभा का चुनाव लड़ना है। देखिए, बिल्कुल जब सरकार होगी तभी तो किसी को कोई भूमिका होगी, सरकार जी होगी, आप मजबूत रहेंगे तभी केंद्र में भी पूछे, तभी बीजेपी भी पूछेगी, आरजेडी भी पूछेगी। तो अभी सब एकजुट होकर के वो जो चुनाव लड़ाने का काम है विधानसभा का, उसके लिए ठीक है कि संजय झा का चेहरा आगे किया गया है, वो कर सकते हैं। और इतना समय हो गया उनको पार्टी में कि लोग अब हर क्षेत्र के, हर इलाके में लोग उनको जानते हैं, वो जी कर सकते हैं, अथॉरिटी के साथ कर सकते हैं काम, वो अथॉरिटी के साथ कर सकते हैं। ये कोई नहीं कर सकता है कि किसको बना दिया और हम इनको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, इनके प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। क्योंकि 2-3 बड़े नेताओं को छोड़ दे तो बाकी सब उनसे नीचे ही हैं, उनको नेता मानने वाले ही लोग हैं। तो ये जी एक अच्छा फैसला हुआ है, अपने सामाजिक समीकरण के हिसाब से भी, क्षेत्रीय संतुलन के हिसाब से भी, और राजनीतिक जरूरत को देखते हुए, आगे की राजनीतिक जरूरत को देखते हुए, और डबल इंजन की सरकार के पास जो समय बचा हुआ है विधानसभा चुनाव तक, उसका ऑप्टिमम इस्तेमाल कैसे करना है, उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें बिहार के लिए कैसे ले आनी है, ये काम संजय झा कर सकते हैं। उनको एक जिम्मेदारी मिली है तो वो ज्यादा अथॉरिटी के साथ बात कर सकेंगे ना। दिल्ली में किसी बिल्कुल अधिकारी से बात करनी होगी या बीजेपी के नेता से, तो ज्यादा अथॉरिटी से बात करेंगे, राष्ट्रीय जी अध्यक्ष है वो, कार्यकारी अध्यक्ष है। तो वो जी एक अथॉरिटी दे करके उनको नीतीश कुमार ने ये एक जिम्मेदारी भी दी है कि आप बिहार के लिए कुछ काम करेंगे, बिहार के लोगों का
भला कराइए पार्टी के साथ साथ, ये एक बड़ी जिम्मेदारी उन पर है। संजय झा पर बड़ी जिम्मेवारी मिली है और नीतीश कुमार ने दूर की कौड़ी फेंकी है, अपना आधार बढ़ाया है और बीजेपी को भी संदेशा दिया है, हम आपसे कम नहीं हैं। यह मत समझिएगा कि हम आपके कारण हैं, आप भी हमारे कारण हैं। और यह बात कही ही जाती है कि जिधर नीतीश कुमार उधर बिहार। तो खैर बिहार की चर्चा हम लोग करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।